नमस्कार, वेलकम टू एनसी का कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आप लोगों का हिंदी का पेपर हो गया है और अब अगला जो पेपर है आपका वो गणित का है। तो आज इस वीडियो में आज अपन गणित के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन है कि जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और ताकि जो भी मैं आपके लिए पेपरों के नए वीडियो लेकर आऊंगा उसका बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने से आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा और आपको जानकारी पहले से लग जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अपने यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज का टॉपिक है गणित। गणित में प्रश्नावली 1.1 से चालू करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं, केवल उन्हीं सवालों पर आज इस वीडियो पे चर्चा होने वाली है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 की अपन बात करते हैं बच्चों। तो 1.1 में आप लोगों को पहला प्रश्न जो है आपका, जैसे इसमें लिखा है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, कभी कभी पेपरों में इसकी परिभाषा लिखने को आ जाती है। परिमेय का मतलब होता है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। लेकिन कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आपको कहना है हाँ, 0 एक या 0 एक परिमेय संख्या है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 में ही दिया गया है। ये सवाल सॉल्व नहीं होता है, केवल 1-2 लाइनें लिखी जाती हैं। जैसे उसने कहा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। उसने कहा क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 के बटे में कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, 1। जिस संख्या में अंश का मान 0 होता है वह संख्या परिमेय होती है, और जिस संख्या में हर का मान 0 होता है वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। फिर उसने पहले सवाल में कहा था कि जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, इसको पढ़ते हैं बराबर नहीं है 0 के। तो आपको क्या करना है, आप यहां सवाल की ओर देखें। P के सामने बेटा क्या लिखा है, 0, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। और Q के सामने क्या लिखा है, 1। तो उसने क्या कहा आपसे, Q के बराबर में 0 नहीं है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या Q के सामने 0 है, नहीं है? तो आप क्या देख रहे हैं, क्या है Q के सामने, 1। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, Q बराबर नहीं है 0 के। ये आपका पहला सवाल हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और अगले सवाल में इसी प्रश्नावली से, ये प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा हो रही है। प्रश्नावली 1.1 में केवल आपको 2 सवाल ही देखना है, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताइए। कितनी परिमेय संख्या बताइए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। बच्चों ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को बड़े अच्छे से आप लगा लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रश्न आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा
और ये प्रश्न प्रतिवर्ष पेपरों में पूछा जाता है। तो उनने कहा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको ये देखना है कि हमसे कितनी परमेय संख्या कहने के लिए बोला गया है, तो निकालने के लिए कहा गया है। तो कितनी परमेय संख्या निकालने के लिए आपसे कहा गया है, 6। तो आप यहां लिखेंगे, पहला स्टेप आपका होगा परमेय संख्या बराबर 6, जितनी उसने कही उतना लिख दो। फिर आप और हम लोगों को क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है उसमें अपने तरफ से 1 जोड़ देना है। क्या करना है, जो संख्या पेपर में दी गई है, जितनी संख्या ज्ञात करने के लिए बोली गई है, उसमें आप अपने तरफ से 1 जोड़ दीजिए। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7। जी हाँ, आपको इतना पहले कर लेना है। अगर वो बोले 5 परमेय संख्या तो भी 1 जुड़ेगा, वो बोलेगा 10 परमेय संख्या तो भी 1 जुड़ेगा। वो जितनी परमेय संख्या बोलेगा उसमें आपको केवल 1 ही जोड़ना है, फिर जो टोटल आएगा वो बराबर में आपको लिख देना है। अब आपको ध्यान देना है कि उसने कहा 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या आपको चाहिए। तो आपने देखा कि 3 अकेली संख्या लिखी है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1, और ये संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे। अब इसके बाद आपको P बटे Q लिखा, आपने जो पहली संख्या थी उसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 लिखा। इसके बाद आप गुणा का साइन लगाएंगे। इसके बाद जो भी परमेय संख्या का टोटल आया था उसका गुणा अंश बटे हर से कर देंगे, मतलब 7 का गुणा ऊपर भी करेंगे और 7 का गुणा नीचे भी करेंगे। तो कर दीजिए दोस्तों, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। 7 एकम 7, ये आपका पहली संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद अगले स्टेप में फिर से आप P बटे Q लिखेंगे और अब दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 4 बटे 1। अपना टोटल कितना आया था, 7, तो आपको 7 ऊपर लिखना है और 7 नीचे लिखना है। तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28, और 7 एकम 7। इतना आप लोगों पे बन जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर संख्या पहले से बटे में होती तो फिर आपको ये 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। इसमें संख्या के बटे में कोई अंक नहीं था तो आपने 1 लिखा है, और फिर लिखने के बाद जितनी संख्या पेपर में पूछी जाए उसमें 1 जोड़ दो, जो टोटल आएगा उस टोटल का इनसे आप गुणा कर दीजिए। अब आपके पास 2 संख्या प्राप्त हुई हैं, 21 बटे 7 और दूसरी संख्या प्राप्त हुई है 28 बटे 7। आपको पता है बच्चों उसने आपसे कितनी परमेय संख्या निकालने के लिए बोला, 6। अभी अपने पास 21 बटे 7 और 28 बटे 7 है। यहां पे बहुत सारे बच्चे पेपर में गलत कर देते हैं, मुझे 21 और 28 बटे 7 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चे इसको 21 बटे 7, 22 बटे 7 गिनना चालू कर देते हैं। ये गलत है। अगर आप ऐसा पेपर में करेंगे तो आपको सवाल में अंक नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है मित्रों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए ये राम है, ये सीता है और ये लक्ष्मण है। अब हम तुमसे कहें कि बेटा राम और लक्ष्मण के बीच में कितने लोग हैं, हम आपसे कहें कि राम और लक्ष्मण के बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर एक ही है, सीता। क्योंकि आपको राम और लक्ष्मण के बीच में कौन दिख रहा है, सीता दिख रही है। तो आपने कहा सर एक है, तो क्या आप मुझे ये बताइए, आपने जब राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी को बताया तो क्या राम और लक्ष्मण को गिना? जी नहीं गिना ना। इसीलिए आप जब राम और लक्ष्मण को नहीं गिन रहे हैं तो हम इस राम और लक्ष्मण को भी नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि इनके बीच में जितने लोग बैठे हैं मुझे उनको बताना है, जो ये संख्या दी गई है इनको नहीं गिनते हैं। शायद आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आशा करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 21 बटे 7, 28 बटे 7 को नहीं लेंगे तो 21 के बाद बेटा क्या आता है, 22 बटे 7। फिर क्या आता है बच्चों, 23 बटे 7। फिर क्या आएगा, 24 बटे 7। फिर क्या आएगा,
25/7, फिर आएगा 26/7 और फिर आएगा 27/7। आप इनको एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या चाहिए थी बच्चों? 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जब भी किसी प्रश्न को आप हल करने जाएं तो यहां पर हेडिंग जरूर डालें। आपको यहां पर हल लिखना है, हल लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर देना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप उत्तर लिखिएगा। अगर आप उसमें उत्तर और हल लिखना भूल जाते हैं तो प्रत्येक सवाल का आपको 1 नंबर कम मिल सकता है। इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगली प्रश्नावली पर। जो भी सवाल वेरी मोस्ट होंगे, जो पेपर में बच्चों पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो अब आप लोग निकाल लीजिए प्रश्नावली 1.3। 1.3 से प्रश्न क्रमांक 3 का जो पहला सवाल है 0.6 के ऊपर बारकोड, ये वाला सवाल पेपर में बहुत आता है। इस सवाल को आप समझ लीजिए। इसमें आपको बच्चों क्या करना है, जिसके ऊपर बारकोड लगा रहता है वह संख्या बार बार रिपीट होती है। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर ये साइन लगाया जाता है और इस साइन को हम बारकोड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सवाल में संख्या पेपर में आती है उसको हम x के बराबर में लिखेंगे और यहां लिख देंगे 0.6 और इसका बारकोड हटाएंगे। तो अपनी इच्छा अनुसार कम से कम आप 3 बार लिख लीजिए और उसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर दशमलव के बाद एक संख्या पे बारकोड लगा है तो आप दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अगर 2 संख्या पर बारकोड लगा है तो दोनों पक्षों में आप 100 का गुणा करेंगे। और अगर 3 संख्या पे बारकोड लगा है तो आप दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, पहली स्टेप में आपको x बराबर में वो संख्या लिख देनी है। ये बारकोड हटाने के बाद कम से कम 3 बार लिखना है। ये आपको लिख देना है समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। दोनों पक्षों में 10 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक संख्या पर बारकोड लगा हुआ है। तो आपने देखा कि यहां पर एक संख्या पर बारकोड लगा है तो हमने दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया। तो अब दोनों पक्षों, आपके दोनों पक्ष ही ये रहे। तो आप पहले लिखेंगे 10 गुणे x और फिर लिखेंगे 10 गुणे 0. कम से कम 3 बार आप 6 लिख दीजिए। 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x आ जाएगा। अब आपको बच्चों पेपर में समय बचाने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको पेपर में कॉपी पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। अगर आप यहां पर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव के बाहर एक अंक बाहर आएगा। अगर आप यहां 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव के बाहर 2 अंक बाहर आएंगे। और अगर आप यहां 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव के बाहर 3 अंक बाहर आएंगे। तो आप यहां गुणा कितने का कर रहे हैं बच्चों, 10 का। तो आप 10 का गुणा कर रहे हैं तो 1 अंक बाहर आ जाएगा। तो 1 अंक बाहर आएगा तो जी हो जाएगा 6 दशमलव। फिर इसके बाद इच्छा अनुसार जितने बार अपन चाहें 6 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बारकोड हटाने पर हम जितने बार चाहें उतने बार 6 लिख सकते हैं। जितने बराबर में संख्या है उतनी फिर बना देंगे। और 1 10 था तो मैंने 1 अंक बाहर निकाल दिया और इसको बच्चों बोल देंगे समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद अब आपको यहां लिखना है समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1
घटाने पर आप इसको घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 में x को x से घटा देंगे और संख्या को संख्या से घटा देंगे। तो यहां पर आपने 10x लिखा और ये x है, फिर बराबर लगाया, फिर समीकरण नंबर 2 की संख्या पहले लिखेंगे क्योंकि आपने लिखा समीकरण नंबर 2 को पहले, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद समीकरण नंबर 1 की संख्या लिखेंगे और अब इसको हम घटा देंगे। तो 10x में से x जाएगा तो बच्चों 9x बचेगा और यहां पर 3 बार 6 पीछे है और इसमें भी 3 बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो ये आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 6/9, 6/9 बचेगा क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या पक्षांतर के बाद भाग में जाती है। तो आपने इसको काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो आपका आंसर हो गया x बराबर 2/3। जी बच्चों आपका आंसर हो गया है। और इसी प्रकार से इसमें 3 सवाल दिए गए, इसी विधि से लगेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी 3 में से आ जाए आप इसी विधि से सवाल को लगा दीजिए, निश्चित रूप से इसमें से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप तीनों सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए और जो एक सवाल मैंने आपको बताया है इसको आप लगाकर सीख लीजिए। चलिए, ये सवाल जो था आपका ये 1.3 से था, ये 1.3 का क्वेश्चन था आपका, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाइए आप लोग 1.5 पर, 1.5 पर आ जाएं। वन 1.5 में जो सवाल दिए गए हैं बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल हैं और इसमें से कम आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाएंगे और पेपर में भी 2-2 नंबर में सवाल आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आएंगे, कोशिश करता हूं। ये सवाल है पहला आपका 64 की घात 1/2। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी सवाल को सीखने के लिए और मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कम से कम 2 से 50 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, 1 से 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, मतलब 1 से 15 तक घन याद होना चाहिए, 2 से 50 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए और कम से कम 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। अगर आप इतनी चीजें क्लियर करते हैं अपनी तो निश्चित रूप से वह बच्चा गणित में कैलकुलेशन कर लेता है और माइनस प्लस की गलती का भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो जैसे ये सवाल आपके सामने आया है 64 की घात 1/2। अभी बच्चों में आपसे 2 मिनट पहले बात कर रहा था कि आप लोगों को वर्ग आना चाहिए। क्या बोल रहे थे कि वर्ग आना चाहिए। तो आप हमें बताएं 64 काय का वर्ग होता है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, 8 का वर्ग होता है। काय का होता है? 8 का। तो आप क्या करेंगे, हम 64 को क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 8 का वर्ग बराबर 64। आपको पता है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, उसी प्रकार 8 का क्या होता है? 64 होता है। इसके बाद कोष्टक के बाद आप इसमें क्या करिए, जो बाहर संख्या दी गई है उसको जो का त्यों लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या जब आप इसका वर्ग बनाएंगे तो बाहर वाली घात से अंदर वाली घात को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बचेगा 8 की घात 1 बराबर 8। जी आपका क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। ऐसा आप पेपर में सवाल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आ गया 125 की घात 1/3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए बच्चों ये घनमूल वाला सवाल आ गया, घन आ गया। ये वर्ग था, वर्ग मीन्स स्क्वायर होता है, घन मीन्स क्यूब होता है। तो ये क्यूब वाला आ गया। सबको पता है 125 काय का क्यूब होता है 5 का। तो आपने लिखा 5 की घात 3 और बाहर भी कितने की घात है, 1/3 की। तो 3 से 3 बच्चों क्या हो जाएगा,
कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 की घात 1 बराबर 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको ये सवाल लगाना है। इसमें बच्चों एक माइनस वाला सवाल समझ लीजिए। माइनस में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए उसने आपसे बोल दिया 32 की घात 1/5, माइनस का 1/5, 32 की घात 1/5 लिखा है। तो आपको पता है कि जब कोई ऐसी पेपर में संख्या आ जाए, वो किसी का वर्गमूल नहीं है, वो किसी का घनमूल नहीं है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 32 के यहां पर गुणनखंड निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 एकम 2 12 और जी आपका 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 32 का एलसीएम निकाल दिया गया है और इसमें 2 कितने बार आया है बच्चों, 5 बार। तो आप यहां लिख देंगे 2 की पावर 5 और इसके बाहर जो माइनस की पावर लगी है वो जो की त्यों लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली घात से ये अंदर वाली घात को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 2 की घात -1। अभी तक आपने इन सवालों में देखा है कि घात 1 लगी हुई है, लेकिन उस पर माइनस नहीं लगा हुआ है। अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो वह संख्या ज्यों की त्यों आ जाएगी, और अगर उस पर माइनस लगा हुआ है दोस्तों, तो आपको फिर उस सवाल में आप माइनस वाली घात को बटे में लिख दें, 1 के बटे में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 2 की घात 7 लिखा होता तो 1/2 की घात 7 आ जाता। मान लीजिए 2 की घात -10 लिखा होता तो हम लिख देते 1/2 की घात 10। मतलब जो भी घात होती है वो प्लस में बदल जाती है। कब बदल जाती है, जब उसको हम 1 के बटे में लिखते हैं। तो इसमें से कोई एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा और मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप लोग आ जाइए 2 अध्याय पर आ जाइए बच्चों। सेकंड चैप्टर में बच्चों आपको क्या करना है, 2.1 से एक सवाल नंबर 3 जो है वेरी मोस्ट है, ये पेपर में पूछा जाता है। जैसे प्रश्न का नाम है 35 के घात के द्विपद और 100 के घात का एक पद वाला एक उदाहरण दीजिए। तो 35 की घात के द्विपद और इसके अलावा उसने बोला है कि 100 के घात का एक पद वाला कोई समीकरण दीजिए। तो 35 के घात वाला द्विपद बताना है और 100 की घात वाला एक पद बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी समीकरण ऐसा लिख दीजिए जिसमें 2 पद हों और घात कितने की लगाना है, 35 की। और इसके अलावा जो 100 की घात वाला पद है, इसमें आप कोई भी एक पदी समीकरण लिख दीजिए और उस पर कितने की घात लगा दीजिए, 100 की। जैसे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आप लिख सकते हैं 3x की घात 35 + 4, जी आपका आंसर हो जाएगा। सर ये कैसे आ गया, आपकी जो इच्छा है आप वो लिख सकते हैं, उसके ऊपर घात कितने की लगाना, 35 की। आप चाहें 5x + 7 लिख दो, आप चाहें 10x + 7 लिख दो, लेकिन उसके ऊपर आगे वाली संख्या के ऊपर आपको 35 की घात लगा देना है। ये डू योरसेल्फ, स्वयं करने वाला प्रश्न है। ये आपको अलग से जो बच्चा पेपर में सवाल करके आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर मिलेंगे। अगर वो 2 पद लिखता है और आगे वाले पद पर 35 की घात लगाता है, उसका सवाल बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर एक क्लास में सभी बच्चे इस सवाल को अलग अलग भी लगाते हैं लेकिन वो 2 पद हैं, तो निश्चित रूप से उनका सवाल सही होगा। इसके अलावा हम 100 की घात वाला एक पद समीकरण लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं
√7y की पावर 100। कुछ भी, जो बेटा आपकी इच्छा हो, आप एक पद लिखिए और उसके ऊपर आप क्या लिख दीजिए, 100 की पावर लगा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्नावली 2.1 से सवाल था। ये बहुत मोस्ट सवाल है बच्चों, हर साल पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाइए आप लोग 2.2 पर आ जाइए। 2.2 पे सभी बच्चे आ जाएं। 2.2 में कुछ इस प्रकार से आएंगे सवाल। 5x माइनस 4x² प्लस का 3। बच्चों ये समीकरण आएगा पेपर में, प्रश्न में लिखा हुआ आएगा और वो आपसे कहेगा x बराबर 0 का मान ज्ञात करें। x का मान 0 आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों कि जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर आपको 0 लिख देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर या x का मान समीकरण में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, कोई भी भाषा लिख दें चलेगा। चलिए तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले समीकरण को उतारेंगे। 5x माइनस का 4x² प्लस का 3, 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। आपने इतना लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, x का मान 0 लेना है। तो आप यहां क्या करेंगे, 5 का गुणा x, 5 गुणे, अब x की जगह आपको क्या लिखते जाना है, 0। जहां जहां x आता जाएगा 0 लिखते जाएंगे, जहां x नहीं आएगा वो संख्या जो की त्यों उतारते जाएंगे। फिर 4 का 4 लिखेंगे, फिर x की जगह बेटा 0 लिखेंगे और इसके ऊपर 2 की घात है तो हम भी 2 की घात लगा देंगे और प्लस का क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, 0 का गुणा 5 में करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो 0 को गुणा 5 से करते हैं तो उनका उत्तर 5 आ जाता है। ध्यान रखें बच्चों, जहां जहां 0 आ जाता है ना बच्चों, वो अच्छों को 0 नहीं होता है, 0 हीरो होता है। जहां जिससे आपने किया 0 से मल्टीप्लाई तो वो उसको भी क्या कर देता है, 0। तो 5 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि किसी भी संख्या से हम 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर 0 आता है, इसलिए 0 को हीरो भी कहा जाता है। अब आते हैं अपन माइनस लगा के, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 और प्लस का क्या लगाएंगे, 3। जैसा बचा है 0 की पावर 2 है तो 0 की पावर 2 का मतलब 0 होगा और फिर उसका मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर दोनों कंडीशन पर आंसर 0 आता है। इसके बाद आप संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, आप 0 में किसी भी संख्या से घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर पे 0 आता है। इसमें कोई x नहीं था तो संख्या को जो कहते हैं उतारा। 0 में से 0 जाएगा बच्चों, 0 बचेगा, प्लस का आप 3 लिखेंगे। 3 में प्लस 0 करेंगे तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर और घटाने पर आंसर वही आता है जो संख्या दी गई है। केवल गुणा करने पर और भाग करने पर संख्या बदल जाती है। तो ये जो सवाल है आपका, इसका आंसर आ गया है। मैं आशा करता हूं कि सवाल समझ में आ रहा होगा। जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने ज्यादा से ज्यादा यह बच्चों को और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस का लाभ ले सकें और आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं सभी विषय की आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। सभी वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बनाकर देंगे। जितने भी महत्वपूर्ण, जितने भी विषयों से क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे आपके सामने लाए जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे। और मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए। बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल पेपर में आएगा आपको इसी प्रकार से लगाना है। जैसे ये 0 से है तो आपने x के स्थान पर 0 का मल्टीप्लाई किया। अगर वो x की जगह 2 लिखता है तो हम 2 से भी ऐसे ही लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल हम इसका और आपको बता देते हैं। बच्चों सवाल यही है और अब x के स्थान पर मान लीजिए हमने 2 ले लिया तो भाषा क्या बदल जाएगी। समीकरण में x बराबर 2 रखने पर समीकरण यही रहेगा। हम क्या करेंगे, 5 का 5 लिखेंगे। x के स्थान पर अब हमें क्या लिखते जाना है बच्चों, 2 लिखते जाना है। फिर आपने माइनस लगाया, 4 का 4 लिखा। फिर x के स्थान पर बच्चों क्या लिखना है, इसके ऊपर 2 की घात लगी है और प्लस का क्या लिख देना है 3। केवल बच्चों नकल करना है, बस नकल में थोड़ा सा अकल लगाना है। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, वहां पर 0 की घात 2 था तो 0 आया था। 2 की घात का मतलब होता है जो संख्या लिखी होती है उसका 2 बार गुणा करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको गुस्सा आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 3 की घात 3, तो उनको गुस्सा आ जाती है तो वो लिख देते हैं 3 त्रिका 9। उनको गुस्सा आ गई तो उन्होंने जल्दी जल्दी में लिख दिया 3 त्रिका 9। बच्चों गुस्सा ना आए, गुस्सा आने वाला काम नहीं चल रहा है, पेपर है आपके पेपर। इसीलिए आपको क्या करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 आपको 3 बार लिखना है। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। इसीलिए 3 त्रिका गलती से 9 ना करें, ये रॉन्ग है, ये आपका सही है। ठीक उसी प्रकार यहां पर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। फिर प्लस का 3 लिखेंगे। अब इसके बाद आपको 10 का 10 लिखना है। 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 संख्याएं प्लस की हैं और 1 संख्या माइनस की है, तो आप प्लस वाली संख्याओं को एक साथ लिख दीजिए। 10 और 3 दोनों संख्या प्लस की थी, उनको एक साथ लिख दिया गया। 16 माइनस की थी, इसको पीछे लिख दिया गया। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, माइनस का पीछे 16 लिख दिया। 16 में से 13 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई 2 संख्या पेपर में आई हैं और जब दोनों में से एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा उसमें माइनस का साइन लगाया जाएगा। अब आपने माफी चाहूंगा, 2 में से किसी में एक प्लस है एक माइनस का साइन लगा है तो संख्या तो माइनस हो जाएगी, लेकिन हमें चिन्ह प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। इसके लिए आपको यह देखना है कि प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर प्लस का आएगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस का आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए उत्तर का आया माइनस का। आगे के सवाल का वीडियो लेकर आपके सामने जल्द ही आ रहे हैं। पार्ट 2 में आप देखने को मिलेगा आपको। ये पार्ट 1 में आपको 2.2 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं आपको बता चुका हूं। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है और इसमें पूरा सेकंड चैप्टर के ऊपर वीडियो बनेगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आना है वो आपको अब दूसरे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें। चलिए, जय हिंद।